हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एनसीएफ 2023 में जो आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले 2005 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 2023 अभी फ़िलहाल आया था लास्ट ईयर, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं उसमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं एन सी एफ 2023 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, बहुत सारे विजन्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे। तो वो पॉलिसी लाने के बाद अब 23 में उसके ऊपर ही करिकुलम तैयार हुआ है कि उस नीति के तहत हमारा करिकुलम स्कूल्स में कैसा होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बुक्स में क्या चेंजेस लाएंगे, अपने पढ़ाने के तरीके में क्या चेंजेस लाएंगे, या ओवरऑल जो हमारा करिकुलम है उसमें हम क्या क्या चेंजेस लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस। सबसे मेन जो चेंज था 2020 पॉलिसी में और जो एनसीएफ में बात की गई कि हम क्या चेंज लाएंगे, 5+3+3+4 का डिज़ाइन हो गया। इससे पहले क्या होता था, हमारा जो डिज़ाइन था वो 10+2 था, मतलब 10th तक बच्चा पढ़ता था, उसके बाद +2 11th और 12th में। ठीक है, 12th तक का हमारा स्कूल का सिस्टम होता था, उसके बाद बच्चा फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाता था। तो अभी उसको चेंज करके क्या कर दिया है, 5+3+3+4। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर चेंज जो है वो यही है। इसके ऊपर को आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है 5+3+3+4 का। सबसे पहले 5 देख लेते हैं। 5 जो है वो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है। 5 का मतलब है 5 साल। बच्चे के जो पहले 5 साल पढ़ाई में जाएंगे वो फाउंडेशनल स्टेज में जाएंगे, और वो बेसिकली आपकी जो एज रहेगी बच्चे की वो 3 साल से लेकर के 8 साल तक रहेगी। ठीक है, 3 साल अनिवार्य होता है कि आप नर्सरी में जब एडमिशन लेते हैं 3 साल का बच्चा होना चाहिए। तो नर्सरी के बाद बच्चा सेकंड तक, नर्सरी के जी यू के जी जो आपकी होती है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड क्लास तक आपका फाउंडेशन स्टेज चलता है। दिस स्टेज इंक्लूड 3 years ऑफ प्री प्राइमरी एंड 2 years ऑफ प्राइमरी, मतलब ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। द फोकस इज ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या था बेसिकली कि बच्चों को फन बेस्ड पे पढ़ाना है, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, कोई उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चों को राइम्स के थ्रू, पॉइम्स के थ्रू, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना, तो एज अ फन, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, बच्चा सेटल हो सके, बच्चा उस माहौल को अडाप्ट कर सके और वो छोटी छोटी चीज़ें खेल खेल में समझ सके। ठीक है, द फोकस इज ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग विद एन एम्फोसाइज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। आपका जो बेसिक काउंटिंग हो गई या ABCD हो गया, लेटर्स हो गए, ठीक है, वो आपका बेसिक फाउंडेशन बस उसमें सिखाया जाएगा आपको, और उसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं होगा। टॉयज़ के थ्रू, सॉन्ग, स्टोरीज, और बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, और उसमें आपका कोई एग्ज़ाम्स नहीं रहता है। तो ये आपका हो गया पहली और दूसरी क्लास तक आपके 5 साल बच्चे के रहेंगे जो कि होंगे फाउंडेशनल स्टेज में। उसके बाद आ जाता है 3 years ओल्ड, मतलब सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका आ जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 8 से 11 साल तक के बच्चे का होता है। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड क्लास तक आपका इसमें रहेगा फाउंडेशनल स्टेज, और सेकंड क्लास के बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगा। दिस स्टेज कवर्स ग्रेड 3 to 5। स्टूडेंट्स ट्रांजिशन फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे बच्चों को वो प्ले बेस्ड एनवायरनमेंट से निकाल के थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चरल एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे, जिसमें थोड़ा लैंग्वेज, मैथ, साइंस, आर्ट्स, इन सबको बच्चों पे थोड़ा फोकस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो लर्निंग रहेगी वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी, ताकि बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। प्रिपरेटरी स्टेज के बाद आपकी आ जाती है मिडिल स्टेज।
अब आपने 5th क्लास तक पढ़ लिया प्रिपरेटरी स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या आ जाता है, 3 साल और हैं, जैसे 5+3+3+4 था, 5 साल आपके 2nd क्लास तक, उसके बाद 3 साल आपके 5th क्लास तक, उसके बाद फिर 3 साल आपके 8th क्लास तक, 6, 7 एंड 8, जिसको हम बोलते हैं मिडल विंग, मिडल स्टेज। ठीक है, कवरिंग ग्रेड्स 6 to 8। दिस स्टेज इंट्रोड्यूसेस abstract concepts across subjects such as उसमें लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और एक वोकेशनल एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चे को म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, बच्चे को ड्रामा पसंद है, डांस पसंद है, योगा पसंद है, खेलना पसंद है। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी बच्चों के पास रखे जाएंगे। एक उनके पास चॉइस होगी कि वो अपनी पसंद का वोकेशनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। The curriculum supports multidisciplinary learning, encouraging students to connect knowledge across subjects। ठीक है, सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक किया जाएगा एक दूसरे के साथ, कि ऐसा नहीं है कि बस एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स में इंटरकनेक्टिविटी बना दी गई है, मैथ्स में, साइंस में, लैंग्वेज में। तो ये आपका मिडिल स्टेज हो जाएगा 8th क्लास तक। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो आपके लास्ट के 4 साल हैं। उसमें आपका क्या आ जाएगा, 9th, 10th, 11th और 12th, मतलब 9वीं से 12वीं कक्षा तक आपके लास्ट के 4 साल रहेंगे। ठीक है, 5+3+3+4, लास्ट में आपके 4 साल आते हैं, जो आपके 9th से 12th क्लास तक चलते हैं। दिस स्टेज कवर्स 9 to 12, ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। अब 9th में क्या हो गया, पहले क्या होता था, 11th में जाके हम चूज़ करते थे कि हमें क्या चूज़ करना है, हमें कॉमर्स लेनी है, हमें बायो लेनी है। तो अब 9th में भी कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं कि अगर आपको 9th में अकाउंटिंग पढ़नी है तो कुछ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स डाल दिए, कुछ बिजनेस के सब्जेक्ट्स डाल दिए। ठीक है, कुछ मैथ्स के फोकस सब्जेक्ट्स कुछ डाल दिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स डाल दिए। तो इस तरह से आप 9th से ही कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अपनी पसंद के चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग नेट पे जाके एक बार देख सकते हो अगर देखना है तो। स्टूडेंट्स स्टडी अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। एनवायरमेंट एजुकेशन भी कंपल्सरी कर दिया कि 9 से 10 तक आपको एनवायरमेंट एजुकेशन भी पढ़ना है, और कुछ कुछ आप इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद के। उसके बाद 11th एंड 12th में आप जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, अपनी स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोई स्पेशल वोकेशनल स्ट्रीम लेना चाहते हो तो वो भी आपके पास आज़ादी है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन्स लाइक साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आज की डेट में। पहले हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे ऑप्शंस इंक्लूड कर दिए हैं। और 9th क्लास से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा उस चीज़ का आइडिया देना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हमें आगे जाके करना क्या है। क्योंकि 10th तक बच्चा मैथ साइंस पढ़ता था, और 11th में एकदम से सब्जेक्ट्स जो है हमारे थोड़े टफ भी हो जाते थे और डिफरेंट भी हो जाते थे। तो फिर बच्चे जब 11th में पढ़ता था तो उसको लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एकदम से टफ चीज़ें आ जाती थी। तो अभी 9th से ही कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं आपकी। अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है, बिजनेस स्टडीज़ में जाना है ना, कैलकुलेशंस में जाना है, तो वो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज़ करके यू कैन गेट एन आइडिया कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और आप आगे जाके क्या ले सकते हो, क्या कर सकते हो, किस में आपका इंटरेस्ट है। वोकेशनल लेना चाहते हो, कुछ वोकेशनल स्ट्रीम्स भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका 5+3+3+4 का जो ग्रेडिंग कर दी गई है। अब उसके बाद देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो NCF 2023 में रखे गए हैं, जिस पे फोकस किया गया है। वैसे तो बहुत बड़ा है ये, सबको हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो क्रक्स है हमारा 23 का, वो आपको पता होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बात की गई है। NCF 2023 highlights the importance of early childhood care and education. It acknowledges the critical role of early years, जो आपके 3 से 8 साल हैं, 5 साल हैं, जो
उस पर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है। ऐसा नहीं कि आगे जाके जैसे हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो वो बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे का, तो आगे जाके भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अर्ली चाइल्डहुड पे काफ़ी प्रेशराइज किया गया है कि हमें उस पर ध्यान देना है। बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग में, फन बेस्ड लर्निंग में हमको उनके कंसेप्ट सिखाने हैं, ठीक है। जिस पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी बात की गई है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, है ना, अर्ली चाइल्डहुड लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स, इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट देख लेते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। आपके नंबर्स पे, न्यूमरेसी पे, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। इट एम्फसाइज दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक रिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। स्टार्टिंग के जो आपके ईयर्स हैं सेकेंड क्लास तक, उसमें एटलीस्ट आप लिख सकें, छोटा छोटा प्लस माइनस, या आपका जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, इनको आप एटलीस्ट फाउंडेशन स्टेजेस पे थोड़ा सीख सकें। FLN is recognized as an indisciplinary requirement for further learning, and the framework suggests various approaches, play-based pedagogy and the introduction of early learning resources, ठीक है। बेसिकली आपके अर्ली स्टेज पे जो आपको सिखाया जाएगा उस पे बहुत फोकस किया गया है उस करिकुलम पे, कि बच्चों को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जब तक कि वो फॉर्मल एजुकेशन में आए, थर्ड क्लास में आए, उससे पहले पहले आप बच्चे को ये सिखा दो, लेकिन विदाउट एनी बर्डन। वैल्यूज एंड डिपोजिशंस, NCF 23 emphasizes the need to instill ethical, democratic and epistemic values in students, ठीक है। बच्चों के अंदर वैल्यूज, एथिक्स, इसका आना बहुत ज़रूरी है, और ये अर्ली स्टेज से ही सिखाया जाना चाहिए कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरों के लिए कैसे आप एम्पैथी रख सकते हैं, क्रिएटिविटी, है ना, दूसरों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को आप कैसे समझ सकते हैं, उनको आप कैसे आपको सोसाइटी में किस तरह से रहना है, तो वो सब चीज़ें बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाती हैं। विल द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना सकें। तो वैल्यूज़ पे बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया है, जो बचपन से ही बच्चों को सिखाया गया है कि जब बच्चा प्रिपेरेटरी स्टेज में हो तभी से बच्चों को थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी बच्चों को नॉलेज देते हैं। उसके बाद मिडल और सेकेंडरी स्टेजेस में बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो उनको पढ़ सकें, अपनी पसंद की चीज़ों को वो कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी स्टेजेस में भी there is an at the secondary stage vocational education aligns with national skills qualification framework, ठीक है। ये कमेटी बना दी गई है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर सर्टिफाइड स्किल्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द जॉब मार्केट, ठीक है। आपको ऐसे स्किल्स सिखाएंगे, ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये बच्चों को इस तरह से स्किल सिखाएगा कि जिसकी अभी हमारे देश में जिन स्किल्स की ज़रूरत है उन स्किल्स पे काम किया जाएगा, ताकि आगे जाके जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकले तो एटलीस्ट वो जॉब रेडी हो। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्किल है उनके हाथ में, तो वो एटलीस्ट जॉब कर सकते हैं। तो हमारे मार्केट में, हमारे इंडियन सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किन स्किल्स की ज़रूरत है, उन स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चे उनको सीख सकें और अपने आप को जॉब के लिए तैयार कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे भी बहुत जोर दिया गया है। इसमें कहा गया कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आप चुने, एटलीस्ट ग्रेड 10 तक, 10वीं क्लास तक 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू रीजनल कल्चर्स, द मदर टंग और द होम टंग। वो प्रेफर्ड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो ये कहा गया था कि एटलीस्ट 5th क्लास तक, 3rd क्लास तक आप बच्चों को
उनके मातृभाषा में पढ़ाएं। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज पे ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा कहा गया था एटलीस्ट आप अगर मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको अच्छे से ग्रास्प करेंगे टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एनकरेज टू स्टडी लिटरेचर इन देयर चूजन लैंग्वेज। ठीक है, बच्चे अगर लिटरेचर अपनी चूज़ की हुई लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो वो उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेज के ऊपर बात की गई थी। एनवायरनमेंट एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया गया है कि बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़रूर पढ़ाया जाए। इट इज़ इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग अबाउट हमारे देश में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस, तो इन सब को लेके बच्चों को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा बताया जाने लगा कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। और सेकेंडरी स्टेज पे भी एनवायरनमेंट एजुकेशन इज ट्रीटेड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। ठीक है, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक बच्चों को थोड़ा एनवायरनमेंट एजुकेशन पे जोर दिया गया ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें और अपने एजुकेशन से अपने एनवायरनमेंट को बचा के रख सकें। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पूछे आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं, आप मेन पॉइंट्स बता सकते हो। ठीक है, और इसमें से भी जो आपके MCQs वगैरह हैं, इनमें से भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, तो हमारा जो असेसमेंट था वो रोट लर्निंग से हटा के एक कॉम्पिटेटिव बेस्ड एवोल्यूशन पे लाया गया ताकि हम बच्चों को कॉन्टीन्यूस असेस कर सके। कॉन्टीन्यूस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने पहले भी पढ़ा है कि बच्चे सिर्फ रट के एग्ज़ाम दे के चीज़ों को ना पास करें, उसको वो समझें और हम बच्चों को थ्रू आउट द ईयर उनको हम असेस करें डिफरेंट चीज़ों से कि बच्चा हर चीज़ में कैसा है। ठीक है, उसके बेस पे हम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाएं। ठीक है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना रहा है, क्लास में उसका पार्टिसिपेशन कैसा है, और हर चीज़ में हम बच्चों को असेस करें। ठीक है, टू रिड्यूस स्ट्रेस मल्टीपल एग्जाम अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल ईच ईयर विद स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम्स भी आप 2 बार दे सकते हो, तो आपके पास एक मल्टीपल एग्जाम अपॉर्चुनिटी कर दी गई थी, और जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं आप उन मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ की गई थी। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारा देश एडवांस हो रहा है डे टू डे, तो उसको अपडेट रहने के लिए डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आर एम्फसाइज्ड एज क्रूशियल फॉर मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, स्कूल्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, लैब्स बनाई गई, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, ई लर्निंग पे जोर दिया गया। ठीक है, ताकि बच्चों को इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जा सके। The framework promotes teaching digital literacy from an early age. थोड़े अर्ली एज से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज दिए जाने लगी। अब आई थिंक 4th या 5th तक बच्चों को कंप्यूटर्स वगैरह ये सब भी पढ़ाया जाता है, और 6 से तो आई थिंक रोबोटिक्स और कोडिंग ये सब भी आपके करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की पहले भी बहुत बार बात की गई है कि हम सब बच्चों को बराबर समझें। कोई किसी भी रीजन से है, किसी भी कास्ट से है, या कोई बच्चा थोड़ा स्पेशली एबल है, तो उसको भी हम जितना हो सकता है एक ही छत के नीचे नॉर्मल बच्चों के साथ उनको हम पढ़ाएं। ठीक है, the framework focuses on inclusive education, ensuring that all children, regardless of their socio-economic background or physical abilities, have equal access to learning opportunities. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी सबके साथ सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्ट्स, फिजिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स, इन सब पे भी बहुत फोकस किया गया कि हम सिर्फ पढ़ाई पे ही जोर ना दें, बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पे भी थोड़ा सा जोर दें, खेल कूद में जोर दें, ताकि बच्चे एक हेल्दी सिटीजन भी बने। आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड
into the core curriculum with a focus on holistic development, ताकि बच्चों का हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें। होलिस्टिक मतलब हर तरफ से उनका विकास कर सकें, कि वो फिजिकल एजुकेशन में भी अच्छे हों, वोकेशनल कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आर्ट्स में भी वो अच्छा कर सकें, तो ताकि उनकी क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से आती है। आप अगर बच्चों को खेल खेल में चीज़ें पढ़ाएंगे या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट होगा तो उसमें टीम वर्क, क्रिएटिविटी, ठीक है, माइंड बॉडी वेलनेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए हमने ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की। वोकेशनल एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स, और वोकेशनल एजुकेशन आपके प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग एक बार, कि अगर आता है ऐसा कुछ तो आपको कैसे लिखना है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए जहाँ से आप इजी लैंग्वेज में पढ़ के लिख सको। ठीक है, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। The framework stress the importance of creating a nurturing, positive and inclusive school environment। जो आपके स्कूल का environment है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, ताकि बच्चों का विकास हम हर तरफ से कर सकें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें बच्चों को, ताकि वो हर चीज़ सीख सके, कोलैबोरेट कैसे करना है, हमें हर चीज़ को रिस्पेक्ट कैसे करना है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है सबके साथ। तो ये सब चीज़ों पे भी फोकस किया गया। टीचर एम्पावरमेंट। Teachers play a critical role in the implementation of NCF. The framework emphasizes continuous professional development for teachers। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स को एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक टीचर्स अप टू डेट नहीं रहेंगे, टीचर्स को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, या अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट कौन से स्किल्स मार्केट में आए हैं, तो टीचर्स को भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए continuous professional development for teachers, equipping them with the skills to adopt modern pedagogical approaches and such as experiential learning, inquiry based learning। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ की मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, जो आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया कि टीचर्स को इन सब चीज़ों में अपडेट रहना ज़रूरी है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम उनको भी ट्रेन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। जो भी मेन पॉइंट्स थे एनसीएफ के वो मैंने सारे लिख दिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो, इजी लैंग्वेज में है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, तब भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एनसीएफ प्रोवाइड्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम, emphasizing holistic learning, inclusive, multidisciplinary approaches, and 21st century skills. It aims to equip students with the necessary knowledge, values, and skills to navigate the modern world। ठीक है, हमारी जो मेन चीज़ क्या है, जो मेन पॉइंट्स हैं, कि होलिस्टिक लर्निंग होनी चाहिए, हर तरफ से विकास होना चाहिए बच्चे का। वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज़ है, हमारे जो 21st सेंचुरी के अभी जो मॉडर्न स्किल्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, टीचर एम्पावरमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने को कहे गए हैं। इसमें काफ़ी पॉइंट्स इंक्लूड हुए भी हैं, काफ़ी स्कूल्स में कुछ जगह अभी भी कमी बाकी है। अगर हो जाएगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।